देखें, वो जो साइफर के इंटरवेंशन के हवाले से जो बात हुई है, इस पे एक बयानिया है पीटीआई का। उस बयानिए को देखना होगा। क्या अमेरिका ने दुनिया में रिजीम चेंज नहीं किए? मेरे ख्याल में की हैं बहुत जगहों पर। यूक्रेन उसकी मिसाल है, रेवोल्यूशन ला के। जो ऑरेंज रेवोल्यूशन है, उसमें जॉर्ज सोरो का बड़ा अहम किरदार है। इसी तरीके से ईरान की रिजीम चेंज मुसद्दिक की 1950 टू 53 बिल्कुल थी। इसी तरह अरब स्प्रिंग के बारे में कहा जाता है कि वो भी, उसके अंदर भी हाथ था। तो माजी में ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है, और सुपर पावर या तो हमला करके या फिर सियासी तौर पे तब्दीली ला के रिजीम चेंज करते हैं। लेकिन अमेरिकन जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उसके मुताबिक वो इसका इनकार कर रहे हैं कि हमारी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हालांकि साइफर में डोनाल्ड लू, जो कि असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी साउथ एशिया के हवाले से, उनकी जो स्टेटमेंट है वो तो यहाँ पे असद मजीद साहब की तरफ से भेजी गई, जो कि उस वक्त सफीर थे अमेरिका में पाकिस्तान के। तो इस हवाले से ये चीजें अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन अमेरिका का मफाद क्या है पाकिस्तान में? पहले तो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन। So therefore, this country is very important for America. Number two, since we are observing transitional change in international politics, where the world is moving towards multipolarity and it is no more unipolar world, where America is no more only hegemonic power in the world. In that case, America wants to retain its influence in South Asia, in West Asia, and for having influence in South and West Asia, America must have more friends in this region. Like India, if it is the strategic partner, so beside India, America needs Pakistan as well. America cannot afford to leave Pakistan alone, ताकि पाकिस्तान उनके ऑर्बिट से निकलकर किसी और मेजर पावर या सेंटर ऑफ पावर की तरफ झुकना शुरू हो जाए। इसी वजह से तो वो सीपैक की मुखालफत करें। तीसरी अहम वजह, जो कि डैनियल मार्की ने अपनी किताब नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान के अंदर लिखी है, कि तीन वजूहात की वजह से पाकिस्तान बहुत अहम है और अमेरिका पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। पहली वजह, पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल्स, जो कि एडवांस लेवल के, और वो कैपेबिलिटी उनके पास है। और जिस तरह मैंने कहा कि पूरी दुनिया इसको समझती है कि इस्लामिक बॉम्ब है, हालांकि ये इस्लामिक बॉम्ब नहीं है। बॉम्ब बॉम्ब होता है। वो हिंदू बॉम्ब नहीं होता, वो क्रिश्चियन बॉम्ब नहीं होता, वो ज्यू बॉम्ब नहीं होता, वो मुस्लिम बॉम्ब नहीं होता। न्यूक्लियर बॉम्ब इज न्यूक्लियर बॉम्ब। और रियलिज्म के पर्सपेक्टिव में, जो कि किताब हैंस जे मार्गन था ने लिखी है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, उसने कहा कि जो भी अकवाम के मफादात हों, लेकिन जो अल्टीमेट एम होता है, इंटरेस्ट होता है, वो हाउ टू हैव पावर and how to increase power and how to demonstrate power. Because if you have power, you can protect yourself. Power creates balance between you and your rival. Power can create deterrence between you and the rival power. Deterrence का मतलब ये है कि आप मैसेज पास ऑन करते हैं कि अगर तुमने हमें, हमारे ऊपर हमला किया या कोई गलती की, तो तुम्हें ऐसी मेजर इंजरी दी जाएगी जो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारे अपने मफादात जो तुम एक्शन लेके कर रहे हो, उससे काफी हैवी किस्म की होगी। ठीक है ना? जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लेते हैं, कॉस्ट कम हो और बेनिफिट ज्यादा हो। बैलेंस ऑफ पावर में, बैलेंस ऑफ पावर डिटररेंस से मुख्तलिफ है। बैलेंस ऑफ पावर में, अगर बिलफर्ज इंडिया के पास 100 टैंक्स हैं, तो पाकिस्तान मस्ट हैव 100 टैंक्स। अगर इंडिया के पास 100 जेट फाइटर्स हैं, तो पाकिस्तान के पास भी 100 जेट फाइटर्स होने चाहिए। तो इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, इन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। बट पावर को जब हम जज करते हैं, तो पावर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स शामिल नहीं होते, उसके अंदर सब्जेक्टिव एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देखकर नहीं कर सकते कि इसके पास ज्यादा जबरदस्त किस्म की गन्स हैं, ज्यादा जबरदस्त किस्म की आर्टिलरी है, ज्यादा जबरदस्त किस्म के जेट फाइटर्स हैं। इसके अलावा विल भी चाहिए जंग लड़ने के लिए। इसके अलावा आपका ट्रस्ट भी चाहिए अपनी नजरिए के ऊपर। ठीक है ना? इसके अलावा यूनिटी भी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी कमांड की इंटीग्रिटी है, वो भी चाहिए होती है। तो इसको हम सब्जेक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। यही वजह है कि अमेरिका बहुत तकड़ा था, वियतनाम में शिकस्त खा गया। यही वजह थी कि सोवियत यूनियन बड़ा तकड़ा था, अफगानिस्तान में शिकस्त खा गया। यही वजह थी कि अमेरिका 20 साल हैवी इन्वेस्टमेंट, $3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी
अफगानिस्तान से वापस उसे जाना पड़ा। इराक में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, लिबिया में क्या हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि पावर पावर का इस्तेमाल हमेशा महदूद वक्त के लिए होता है, बड़े क्लियर कट ऑब्जेक्टिव के साथ होता है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप पावर का इस्तेमाल करेंगे, आप मार खाएंगे, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, आप अपने दुश्मन इंक्रीज कर देंगे, दुश्मनों की ताकत बढ़ जाएगी, आपकी ताकत कम हो जाएगी। यही इब्ने खुल्दून ने अपनी किताब मुकदमा में बात कही है, यही जॉन पॉल कैनेडी ने राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स में कही है कि इनएप्ट पॉलिसीज की वजह से, एरोगेंट पॉलिसीज की वजह से, जब एक ज्यादा बंदा पावरफुल हो जाए और वो अपने आप को एरोगेंट समझे, उस एरोगेंस में आके वो गलत पॉलिसीज बनाता है, और गलत पॉलिसीज का नतीजा ये निकलता है कि उसको शिकस्त का सामना करना और मुखालफिन की ताकत बढ़ना शुरू हो जाती है। और एक चीज में आपको याद रखें, एक लेवल पे जो आप नतीजा अखज करते हैं वो सारे लेवल्स पे एप्लीकेबल होता है। जो वजह, मिसाल के तौर पे, आपके घर में आपका बाबा नाराज होकर आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देता है, रोटी खाना बंद कर देता है, खर्चा देना बंद कर देता है क्योंकि आप उसके फरमाबरदार नहीं रहते, तो वही मुल्क की सतह के ऊपर होता है। जो ज्यादा ताकतवर है उसकी नाफरमानी करेंगे तो वो सैंक्शंस लगाना शुरू करेगा, जेल में डालना शुरू करेगा, पाबंदियां लगाना शुरू करेगा। इसी तरीके से रीजन में भी और इसी तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जो अमेरिका बहादुर की बात नहीं मानता उसके ऊपर सैंक्शंस हो जाते हैं, बिलफर्ज ईरान का मसला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक सतह पे चीज को समझना है तो बाकी सतहों पे भी आप समझ पाएंगे। तो पहली रीजन, एज पर डेनियल मार्क की, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री, और इफ पाकिस्तान गोज रॉन्ग, अगर वो रॉन्ग हो जाता है तो पूरी खित्ते की और पूरी दुनिया की सिक्योरिटी दांव पे लगती है। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। पाकिस्तान कभी रोग में नहीं होने जा रहा। पाकिस्तान के पास बहुत ही स्टेबल किस्म का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, दुनिया उसको तस्लीम करती है। ठीक है, इंडिया की लूज हो जाती हैं चीजें, यूरेनियम मार्केट में बिकती है, पाकिस्तान का कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। तो पहली वजह ये। दूसरी वजह वो ये बताता है कि पाकिस्तान के स्पेशल ताल्लुकात हैं चीन के साथ, बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, दे आर इन अ गुड रिलेशनशिप, डीप रिलेशनशिप विद चाइना। तो माजी में भी हमने ब्रिज किया था चाइना और यूएस के दरमियान में, आपको याद होगा अर्ली 1970s के अंदर, जिस वक्त हेनरी किसिंजर को हमने फैसिलिटेट किया, जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत थी, इसको कहते हैं शटल डिप्लोमेसी, जो हमने ताल्लुकात को बहाल कराया। तो फ्यूचर में भी अगर इस तरह की नोयत आती है, नौबत आती है, या फिर अगर चाइना के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो फिर हमें वो पाकिस्तान असिस्ट करेगा, जो कि पाकिस्तान ये नहीं करेगा, लेकिन उनका मानना इस तरह से। तीसरी अहम वजह वो बताते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बड़ा कंट्री है उसमें। तो इतने बड़े कंट्री को आप कैसे छोड़ेंगे? इसका मतलब है इतने लोग फिर मुखालिफ हो जाएंगे। हालांकि मेरा अपना जाती तौर पे मानना यह है कि पाकिस्तान एंटी अमेरिकन नहीं है, ये मैं कई जगह कह चुका हूं। एंटी अमेरिकनिज्म का मतलब यह है कि जब आप इस बात पे बजिद हो कि अमेरिका तबाह और बर्बाद हो जाए। मुझे बताएं, आप सारे नौजवान बैठे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ एरिया को, आप चाहते हैं अमेरिका तबाह हो जाए? आप चाहते हैं कि अमेरिका जैसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे यहाँ, आप चाहते हैं कि ऐसी माशी तरक्की हमारे यहाँ, आप अमेरिका में जाके एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, आप पेप्सी उनकी पीते हैं, कोको कोला उनकी पीते हैं, मैकडोनल्ड में जाना आप उनका पसंद करते हैं, हॉलीवुड मूवीज आप देखते हैं, मोहम्मद अली किल्लो आपका हीरो है, माइकल जैक्सन को आप सुनते थे। ये तो एंटी अमेरिकनिज्म नहीं है। ग्रीवेंसेस हैं अगेंस्ट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स पाकिस्तान एंड टूवर्ड्स द मुस्लिम वर्ल्ड, जहां पे आप ये समझते हैं कि अमेरिका पावर बेस्ड पॉलिसी, पावर को इस्तेमाल करता है, दे रहा है ना हथियारों की तरसील इसराइल को, आपको है ना। तो ये क्या कर रहा है? अमेरिका के आइडियल्स में, जो उसके फाउंडिंग फादर्स ने जो एस्टेब्लिश किया था अमेरिका, वो तो इस बेस पे किया था कि आइडियल सोसाइटी होगी जहां पे ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाएगा, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो प्रेसिडेंट विल्सन जिसकी बात करता था, जिसपे लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन का वजूद पड़ा। तो अमेरिका तो इन आइडियल्स की ख्याल करेगा। जिंदगी उसकी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 कहता है कि गवर्नमेंट कैन नॉट स्नैच द राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो जो अपने लोगों के बारे में इतना सेंसिटिव है, वो क्यों नहीं सेंसिटिव है फलस्तीनियों के बारे में? दे हैव राइट टू लिव एंड लिव इंडिपेंडेंटली, दे हैव राइट टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो इस ये जो पावर बेस्ड पॉलिसी है, पावर का इस्तेमाल करके अपने मफादात और अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के लिए काम करवाना है, इसके खिलाफ है मुस्लिम वर्ल्ड, इसके खिलाफ है पाकिस्तानी।
They don't hate America. They hate American foreign policies. They don't hate American culture, American people, American way of life. और मैं सच्ची बात बताऊं, मैं खुद भी अमेरिका गया हुआ हूं, मैंने पॉलिसी मेकिंग का कोर्स किया हुआ है। अमेरिका में जितनी लिबर्टी है आपको कहीं नजर नहीं आती। अमेरिकन पीपल, दे आर मोस्ट बेनोवलेंट पीपल एंड नेशन इन द वर्ल्ड। दे आर मोस्टली दे आर फ्रेंडली नेचर के लोग हैं, आप उनसे मिलें। लेकिन जो प्रॉब्लम है हमें उनकी फॉरेन पॉलिसी से है। वो कहते हैं कि जी जमहूरियत अख्तियार करें और सपोर्ट करते हैं डिक्टेटर्स को। वो कहते हैं हमारे जैसे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हासिल करें, लेकिन वो वहां पे फटे और फसादात और रिजीम चेंज की हरकतें करते हैं। वो कहते हैं जी हमारे आइडियल्स को आप अडॉप्ट करें, लेकिन उन्हीं उधर उधर जब अब बदअमनी होती है, मार धार होती है, तो फिर उसके नतीजे में क्या आप आइडियल्स नजर आते हैं? जहाँ खाने को रोटी ना मिले उधर आपको आइडियल्स नजर आएंगे, जहां आपकी जान के लाले पड़े हों उधर आप आइडियल्स को अडॉप्ट करेंगे। ये है बेसिक इशू।